गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहो, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। कुछ होमवर्क दिया हुआ है? किसी के पास लिखा हुआ है क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज? ओके, एक मिनट। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 31 से 38। क्वेश्चन नंबर 31, 32 डाउट है। कह रहा है अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन ऑफ दिस देन द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक बात बताइए, एट एनी टाइम टी तक हमसे बात कर रहा है, तो सिचुएशन क्या होगी कि अंडर द रिटार्डेशन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? माइनस ऑफ ए वी स्क्वायर, यही है। तो आपको डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, तो डीवी बाय dt। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक हमारा पार्टिकल रुका नहीं है, इसलिए हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा होना चाहिए वैसे। तो कितना आएगा? माइनस ऑफ ए वी स्क्वायर, तो dv अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए डी टी। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और एट एनी टाइम t पर v। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर v को क्या लिखना है? dx बाय dt। ओके, तो ये जो t टाइम है ना, ये रुकने से पहले तक का टाइम है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन और भी डेटा देता हमें। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वेरी गुड। इसको रिलेटिव से भी कर सकते हैं बाद में, अभी हम 1D से कर रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 थ्योरी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी गुड, स्टेटमेंट 2। कह रहा है फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी v एट एनी टाइम मे बी मिनिमम और मे बी मैक्सिमम व्हेन दिस इज। एक बात बताइए, वो कह रहा है जब dv बाई dt 0 होगा, तो ये कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन भी जो है ना, वो इंस्टेंटली अगर चेंज नहीं हो रहा हो, तो आपको पता है पहले एक्सेलरेट करते करते रिटार्ड होगा, या रिटार्ड करते करते एक्सेलरेट होगा, तो उस बीच में उसका एक्सेलरेशन क्या बोला गया? 0 बोला गया। तो उस टाइम पर डेफिनेटली उसकी या तो वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंपल इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ओके, 38, 39, 39 अभी नहीं दिया, चलो 38 तक ही किया है। एक्सरसाइज 2 लेवल 2, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। 1 से लेके 5, 1 से 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गड़बड़ है। कितना आ रहा है? 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में डाउट है। फोर्थ का बी क्या कह रहा है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, याद रखना टेंजेंशियल, नॉर्मल, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन कह रहा है बी ऑप्शन, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल। इधर देखो, अगर मैं यहां पर 10 मिनट तक रुका हुआ हूं, तो आप कह सकते हो ना मेरा एक्सेलरेशन 0 है उस 10 मिनट में। लेकिन अभी मेरी वेलोसिटी 0 है, तो dt टाइम बाद, मतलब इस समय पर मेरा एक्सेलरेशन है या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो ये चौक है, अभी मैं इसको रिलीज करता हूं, इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इट इज रिमेन एट रेस्ट फॉर सम टाइम, तो इसके ऊपर नेट फोर्स
जीरो है mg, और मैंने अपने हाथ से फोर्स लगा के इसको जीरो किया हुआ है। हो गया फोर्थ का बी पार्ट। तो फोर्थ के ए और बी में यही फर्क है, ए कह रहा है कि वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, इसकी कोई गारंटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका कुछ हमें बताया नहीं गया है। समझ गए क्या? नेक्स्ट ऑप्शन डी, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव द अपोजिट साइन। इधर देखिए, सपोज पार्टिकल का एक्स पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव बोल रहा है, अपोजिट साइन ना। और अगर पार्टिकल का एक्स नेगेटिव है तो वेलोसिटी किधर है? पॉजिटिव। तो आप दिख रहा होगा कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कल हमने किया था, याद आ रहा है? एनएलएम का कुछ यूज किया था, अभी बता देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सबसे पहली चीज कि कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये वाला एंगल थीटा है और ये स्मूथ है क्या? याद रखना, इसको करने के लिए आपको कॉज के बारे में भी सोचना है। तो कॉज क्या है कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, mg ऐसे, बस थोड़ा सा हम एनएलएम यूज कर रहे हैं। बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। कौन n? तो mg sin थीटा को क्या करेगा, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ, दैट इज g cos थीटा। सही मायने में इतनी बात जो है वो एनएलएम से की जा रही है, काइनेमेटिक्स का इसमें कोई रोल अभी नहीं है। तो ये एनएलएम से हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब वो क्या कह रहा है कि वेलोसिटी v ऑन अराइविंग दिस इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो एक बात बताइए, एक्सेलरेशन तो आ ही गया, अब ऐसा करते हैं, पाथ स्ट्रेट लाइन है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जब वो यहां से यहां आएगा तो मुझे क्या करना है, ये r है और ये भी, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ये वैल्यू कितनी है, 2r cos थीटा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, मिड पॉइंट पे जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैपिटल R, r cos थीटा, दैट इज 2r cos थीटा। कंफर्म? तो अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां पर आने पे वेलोसिटी चाहिए, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, 2 एक्सेलरेशन है g cos थीटा, और डेल्टा x भी आपका 2r। तो क्या ये वैल्यू प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा है? तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। पहला पार्ट समझ में आ गया। और दूसरा v इक्वल्स टू, सॉरी टाइम चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख दो, हाफ 80 स्क्वायर, बोलो, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? क्या थीटा से थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम t। ओके, इसमें ये क्वेश्चन नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें ये चीज एनालाइज करने के लिए अभी एक और चैप्टर पढ़ना है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अदरवाइज मैं इसको एक्सक्लूड करके देता ये क्वेश्चन आपको करने के लिए। हाँ, बेटा वैसे मेरे हिसाब से आंसर को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन आर दिया है तो एज अ सिंबल हम रेडियस मान लेते हैं, बट लिखा होना चाहिए कि इट इज रेडियस, ठीक है। बट उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में जो आंसर है वो एज इट इज आना ही है। क्वेश्चन नंबर 6, डी बता दें। V और A के रिस्पेक्ट में बात करें, देखो बहुत कंसेप्चुअल एंड होता है जब भी इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की प्रॉपर्टी है। अगर वेलोसिटी बदलेगा तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी कितना है उसके आधार पर नहीं, वेलोसिटी के चेंजेस के आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो डी ऑप्शन कह रहा था डायरेक्शन ऑफ
ए मस्ट हैव सम कोरिलेशन विद द वी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक्यूट एंगल पे हो और ऑब्ट्यूस एंगल पे हो। हाँ, अगर अभी यहाँ ये बोल देता कि पार्टिकल रिटार्ड, क्या बोल देता, तो मैं बोल देता कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन मस्ट हैव सम ऑब्ट्यूस एंगल। यही बोलता स्पीड अप, तो हम बोलते कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। सेम डायरेक्शन फॉर 1D, इन जनरल पाथ एक्यूट एंगल। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक हैं, देखने में नहीं लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है? बी पार्ट, एक मिनट रुको, मैं सारा डिस्कस कर देता हूं। पहला पार्ट ये वापस से सुन लेना, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पहले दिन पढ़ाया था। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सही बात है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर कह रहा है इट इज possible to have a situation in which dv by dt not equal to 0 but d mod v by dt is 0। पहले दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि वेलोसिटी को v वेक्टर बोल रहा हूं और v वेक्टर के मॉड को स्पीड बोल रहे हैं। तो क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग बात है? पहला वाला जो कह रहा है ना dv वेक्टर बाय dt, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो। क्या कहना चाह रहा है? एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन सेकंड पार्ट कहना चाह रहा है कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। अगर मान लो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसका स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में चेंज। तो वो कह रहा है कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज ना हो रही हो तब भी उसका एक्सेलरेशन हो? तो बिल्कुल हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यस और नो? ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक है और पहले दिन ही मैंने आपको पढ़ा दिया ये सब। मैंने वेट नहीं किया कि सर्कुलर में जाके टेंजेंशियल नॉर्मल करेंगे, ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है क्योंकि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। इसका सी ऑप्शन, सॉरी बी, बी तो हो गया। सी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। ओके, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन दैट टाइम इंटरवल। सही बात है। मान लो एक पर्सन को कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगवा दो वापस उसी जगह तक, तो वो क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी जीरो। चलो ऐसा करते हैं, किसी को कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे चला देते हैं, इवन सर्कल नहीं कहीं भी चला दो आप, कि स्पीड में कोई चेंज मत करो या चेंज करो या कुछ भी मत करो। तो वो कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम स्पीड कभी भी जीरो ना करें बट एवरेज वेलोसिटी, तो उसका मतलब होगा कि उसको जहां से ले गए थे वापस वहीं छोड़ दो। डी ऑप्शन में भी डाउट है क्या? डाउट है? देखिए डी ऑप्शन कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन जीरो इन अ टाइम इंटरवल। क्या जीरो है इसका? यानी पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनना, गया और वापस आ गया। इस बार उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आप गोल नहीं घुमा सकते, तो हम जहां से ले गए वापस स्ट्रेट लाइन पे वहीं लेके आ गए। अब क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। एक बात बताइए, उसमें लास्ट में एक और चीज लिखा है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड। हम लोग 11th पढ़ के आए हैं तो मैं इसके बारे में बताता हूं। आपको पता है इंपल्सिव इवेंट में इमीडिएट वेलोसिटी बदल सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि कोई इमीडिएट चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या इमीडिएट चेंज करना अगर अलाउड ना हो तो फिर या तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी फिर बढ़ेगी, तो रास्ते में जीरो हुए बगैर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ गए? हाँ, अगर कोई इंपल्सिव इवेंट आता है, उधर से बॉल आ रहा है, इधर से हमने हिट कर दिया, तो डीटी टाइम में हमने लार्ज एक्सेलरेशन देकर उसको इमीडिएट वेलोसिटी चेंज कर दिया। बात समझे क्या? लेकिन अगर वो अलाउड ना हो तो बिना जीरो वेलोसिटी किए आप उसकी डायरेक्शन नहीं बदल पाएंगे। समझ में आई बात? एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, 12 दिया था 11 तक। इसके बाद एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 5 में डाउट है? एक मिनट, स्टोन इज नहीं, रिलेटिव का तो है, अभी कोशिश करते हैं ग्राउंड से करने की, है ना? अभी रिलेटिव में नहीं जाएंगे, जैसे वो बोल रहा है वैसे करते हैं। मोशन तो हमेशा ही रिलेटिव होता है किसी ना किसी के। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, ओके, और simultaneously another stone is thrown up from the ground with a velocity such that it can reach up to 4h। तो पहले तो इनकी कैपेबिलिटीज देख लो, इसका तो u क्या है, लेकिन इसकी कोई वेलोसिटी v है, हमें नहीं पता कितनी। तो वो कह रहा है अभी इनको भूल जाओ, इसको इतनी स्पीड दी गई है कि ये 4h तक जा सकता है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई 2g, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y। तो v स्क्वायर बाई 2g क्या 4h के इक्वल है? तो v इज अंडर रूट 8g h। समझ में आया? वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 8gh। कंफर्म? अब वेलोसिटी आई है अंडर रूट 8g, इससे आपने फेंका तो ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम व्हेन द टू स्टोन क्रॉस ईच अदर। यानी ये यहां से ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा, मान लो इस जगह पर क्रॉस करते हैं, तो क्या कहते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट का सम। लेकिन याद रखना, सम करोगे ना तो मैग्नीट्यूड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं इसीलिए इसको डाउनवर्ड प्लस मानूंगा, और इसको मैं डाउनवर्ड प्लस मानूंगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ GT स्क्वायर, और इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा VT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो इन दोनों का एडिशन मेरा h के इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहाँ T निकाल लोगे? बाद में रिलेटिव से बाद में करेंगे, अभी क्या आ जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा आपके पास, जो पॉजिटिव रूट हो वो पिक कर लेना, v की वेलोसिटी आ गई आपके पास अंडर रूट 8gh। कंफर्म? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, रिलेटिव से करेंगे, अभी नहीं करना है, वो ग्राउंड से बहुत लेंथी है, वो रिलेटिव से 2 लाइन में होगा। ओके, रिलेटिव में मैं क्लास में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा दिया नहीं था, ओके बस इतना ही। वेरी गुड, आप लोगों ने मेहनत की, करके लाए। हाँ, कौन सा? अभी क्लास के बाद में लेना मेरे को, है ना। लास्ट कहां पर थे? हाँ, रिमार्क तो खैर लिखवाना ही है, एक बार मुझे दिखा दो कहां पे थे। तो आपने जो हमारा जनरल प्रोजेक्टाइल होता है, उस जनरल प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम हाइट, उसकी रेंज, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये हमने आपको एस्टिमेट कर दिया था। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट की बात करें, तो बेसिकली इनकी डिपेंडेंसी वर्टिकल वेलोसिटी पर है। किस पर? अगर वर्टिकल वेलोसिटी दो पार्टिकल्स की सेम है तो उनका मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगा। बात समझ गए? तो नीचे एक रिमार्क लिख लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट depends on time of flight and maximum height depends on vertical component of velocity, vertical component of velocity। ओके, रिमार्क नंबर 2 लिखिए। देखिए, जो हमारा रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है? R इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू थीटा बाय जी। ऐसा करते हैं, हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल
थीटा पर। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि थीटा बढ़ाएंगे तो 2 थीटा भी बढ़ेगा, तो रेंज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती है, और वहां के लिए ये एंगल आपका 0 से 45 डिग्री तक बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 45 डिग्री तक रेंज बढ़ेगी, और 45 से 90 की तरफ जाएंगे तो रेंज डिक्रीज करेगा। तो आर मैक्स कहां पर आएगा? तो रेंज इज मैक्सिमम at an angle theta equals to 45 degree, and R max will be how much? U square by G। ये आप लोगों को सब याद रहता है, यस और नो? इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में दूसरा पॉइंट ये है कि R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि वन एंगल इज अल्फा, देन अदर एंगल, एक एंगल अल्फा हो और दूसरा 90 माइनस अल्फा, क्या कहते हो, रेंज सेम आएगा? तो दोनों की रेंज आएगी हमारे पास अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, एंड इट विल बी सेम फॉर अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा एंगल। सही बात बोल रहा हूं क्या? तो रेंज की वैल्यू जो है वो सेम है फॉर दीज टू एंगल्स। मतलब अगर मैं कहता हूं कि 15 डिग्री पे रेंज जितनी आ रही है, स्पीड सेम रखना है, उसी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, बस एंगल चेंज कर रहे हैं। तो एक बार वो 75 डिग्री पर भी और 15 डिग्री पर, दोनों पर उसकी रेंज क्या आएगी। लेकिन मैक्सिमम हाइट किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में? जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा। बात समझ गए? तो दोनों के मैक्सिमम हाइट और आर में क्या रिलेशन है, तो बताओ। अल्फा एंगल वाले के लिए H1 मैक्स कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, एंड फॉर 90 माइनस अल्फा H2 मैक्स कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा अपॉन 2g। सही बात है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग डायरेक्ट देखो, चेक करो तो आर की वैल्यू आप लोग चेक करके बताएंगे, H1 मैक्स इंटू H2 मैक्स, और आप लोग मुझे बताओ यहां पर मल्टीप्लायर क्या आएगा। चेक कर लो पहले, फिर बात करते हैं। सभी लोग सॉल्व करें, ठीक है? जो भी आ रहा है बताओ यहां क्या आएगा। सभी लोग करें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, है ना? मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, आपका काम है कैलकुलेशन करके देना मुझे, ठीक है क्या? कभी भी होमवर्क करो तो कभी भी इक्वेशन बना के मत छोड़ना, आंसर तक जाना मस्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर किसके मिलते हैं? सिर्फ आंसर के। चाहे आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता हो, अगर गलती से आपने 4 में से सही टिक कर दिया तो भी नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे हो क्या? इसलिए आंसर इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन को आंसर तक जाए। तो बताओ 4 आ रहा है यहाँ? बिना चेक किए मत बोलना, मैं गलत भी बोल सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। ओके, क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो R इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1 मैक्स एंड H2 मैक्स, ये अल्फा पर, ये 90 माइनस अल्फा पर, और इनका रिलेशन R के साथ ये होता है।
ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मिटा दो। करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, देखिए आपका पार्टिकल, ये भी एक रिमार्क है, आपका एक पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट हुआ, ओके, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, ओके। अब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ये जाके यहां गिरेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका पार्टिकल जब अलग अलग पॉइंट से गुजर रहा है, तो हम एक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंगल्स के बारे में बात करें। वो एंगल क्या है, जैसे मान लो पार्टिकल आपका किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम का मतलब समझते हो, वो पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो मैं आपको प्रूफ भी उसको जनरल करके बताऊंगा। तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, टेकिंग ओरिजिन ओवर हियर, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, समझ गए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ज्वाइन करना है, और इसी पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन करना है। तो ये एंगल मेरे पास अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और ये हाइट y है। तो ये इसका रेंज है क्या टोटल। तो अगर मैं कहता हूं कि टोटल रेंज है, तो अगर ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो क्या ये वैल्यू r माइनस एक्स होगी। तो हमारा जो tan अल्फा प्लस tan बीटा है, वो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, आपका अल्फा बीटा वेरिएबल है, पॉइंट अलग अलग जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी यहां पर होगा पॉइंट, कभी यहां पर, लेकिन आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करके tan अल्फा प्लस tan बीटा एस्टिमेट करना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो tan अल्फा इज योर y बाय x एंड tan बीटा इज y बाय r माइनस x, यही है। अच्छा, अब देखो, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या लिखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो यहां से आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके पास रिलेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर में आ रहा है आर इंटू आर माइनस एक्स, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वाई आर, वेरी गुड वेरी गुड, एक्स इंटू आर माइनस एक्स, कितना आएगा, वाई कॉमन ले लो, तो वाई इंटू आर बचेगा, यही है। और क्योंकि ये एक्स वाई आपका ट्रेजेक्ट्री पर है, तो ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। तो यहां से मेरे पास आ रहा है y इधर एलसीएम लेके r इधर ले लो, तो y इंटू आर ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई x और डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं क्या लोग, दिख रहा है। तो ये जो y आर अपॉन x इंटू आर माइनस वाई, जबकि आपका x और y दोनों वेरिएबल है, समझ रहे हो क्या, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर हो, लेकिन इंटरेस्टिंग आंसर है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये रिलेशन है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसकी जो लाइन है, और दूसरा जो जहां पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसके साथ एंगल बीटा बन रहा है, और tan अल्फा प्लस tan बीटा इज tan थीटा। थीटा आपका जो भी वैल्यू रखोगे आप, तो अल्फा बीटा बदल रहे हैं, लेकिन इनका सम चेंज नहीं हो रहा है फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल।
समझ में आया? ठीक है, बेटा टेन थीटा जो है, मान लो आपने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो आंसर हर बार √30 आ रहेगा, चाहे ये अल्फा टाइम के साथ चेंज करेगा, बीटा भी टाइम के साथ चेंज करेगा। ओके, तो ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है क्या? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड ना हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझना, एक टेबल के ऊपर चढ़ के और ऐसे फेंक देते हैं, तो क्या आपको लगता है उस लेवल तक के लिए तो ये इक्वेशंस वैलिड है? टाइम ऑफ फ्लाइट, उस लेवल से मैक्सिमम हाइट, और उस लेवल पर कितना रेंज। लेकिन अगर मैं उस नए प्रोजेक्टाइल की रेंज की बात करता हूं, तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे गया ना। मान लो आप किसी हाइट से फेंकते हो, तो हम जो ग्राउंड टू ग्राउंड के रिजल्ट कहां तक यूज कर सकते हैं? ये वाला, जैसे कि ये मैक्सिमम हाइट, यहां से ये वैल्यू निकल जाएगी, ये रेंज भी आ जाएगी उससे। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल की रेंज ये है या ये है? ये है, तो इसको आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता हूं, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 किया गया था, लेकिन अभी उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ यहां तक होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोबारा कैलकुलेट। लेकिन कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर अगर यहां ओरिजिन रख दें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वही रहेगी? वो बात अलग है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सिर्फ यहां तक के पॉइंट ही हम सेटिस्फाई करा सकते थे, और किसी को सेटिस्फाई नहीं करा सकते, सही बात है। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल में तो अगर मैं ओरिजिन रखता हूं, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पर जगह अवेलेबल है नीचे जाने की, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज अलग आ रहा है। लेकिन अगर मैं 0 0 रखता हूं, ये बात समझ तो पा रहे हो, तो मैं इक्वेशन बनाने के लिए तो मेरी सारी वही इक्वेशन है। बस फर्क ये पड़ रहा था, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था तो इसके आगे के पॉइंट्स एग्जिस्ट, लेकिन अब ये एग्जिस्ट कर जाएंगे, यस और नो? तो ये जो इक्वेशन है ना, आप जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए उसके अकॉर्डिंग आप उस जगह ओरिजिन रख के इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आई क्या? तो हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, जिसमें वेरियस थिंग्स होंगे। जिन लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड करना है वो फॉर्मूला बेस्ड रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज fired from the ground. A projectile is fired from the ground, fired from the ground with velocity 20 meters per second at an angle 60 degree with horizontal, at an angle 60 degree with horizontal, at an angle 60 degree with horizontal, फुल स्टॉप लगा दो, लाइन को यहीं ब्रेक कर देते हैं। A projectile is fired with a speed, how much it is? 20 meter per second, and at an angle 60 degree with horizontal. Then find out. Question number 1 लिखो। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज कर लो, और नहीं याद है तो मैंने आपको प्रोसीजर सिखा रखा है, हालांकि इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड
मैक्सिमम हाइट। ये तीनों फटाफट फॉर्मूले में रख के निकाल लो। कितना आएगा रेंज? रेंज R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। R की वैल्यू यू स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 120 अपॉन जी, है ना। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 20√3 मीटर्स। रेंज आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। याद रखना प्रोसीजर, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोसीजर क्या था? डिस्प्लेसमेंट जीरो किया था हमने। रेंज का प्रोसीजर था कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वही उसकी रेंज है। और 2u की वैल्यू है 20 और साइन 60 अपॉन 10। हाउ मच इट इज? 2√3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एच मैक्स। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी? मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका, जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है उस जगह तक ग्राउंड से कितनी हाइट है। समझ में आई बात? तो दैट इज एच मैक्स इज योर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर इज योर 20 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर 60। ओके, कितना आ रहा है? 50 15 बता रहे हैं लोग। जल्दी नोट करो, ये तो सिर्फ चैप्टर को एक सम्मान देने की बात है, ठीक है, ताकि चलो पूछा तो सही कुछ। अगला क्वेश्चन लिखे। ओके, क्वेश्चन लिखे। अच्छा, ये बात तो सबको दिख रही है कि जो मैक्सिमम हाइट आई थी वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में था। सिमेट्रिक था ना पूरा मोशन। हाँ, लेकिन किसी हाइट से फेंकेंगे तो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट, हाँ क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी of the particle, find out the average velocity of the particle from point of projection to the maximum height. Try करोगे 2 मिनट? Find out the average velocity of the particle from point of projection to maximum height. हाँ, 5√3 मीटर पर सेकंड। अभी देखते हैं। फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट तो आता होगा, नहीं आता? लेकिन हम लोग बनना तो सब इंजीनियर ही चाहते हैं, क्यों? थर्टी, अभी देखते हैं। एक 35, एक का 5√3। आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर इक्वेशन यूज करके डायरेक्ट नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, या हमने आपको तरीका बताया था 2 कंपोनेंट निकाल के उसका वेक्टर सम करना। देखो एक और आंसर आ गया, 5√7।
ओके देखो मैं सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास कंडीशन है कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहा है, स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ओके तो मैक्सिमम हाइट ये वाली जगह है। तो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है ये t इक्वल टू 0 पे फेंका, तो मैक्सिमम हाइट का टाइम चाहिए आपको। तो मान लो t1, एक मिनट कितना है t1, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का टाइम कितना है, कैसे निकालें? v इक्वल टू u प्लस at से निकाल लें। किस डायरेक्शन में लगाएं? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो ये 20 cos 60, ये तो आएगा 10 और ये 20 sin 60, sin 60 √3/2 दैट इज 10√3। समझ में आई बात? तो अब वहां से जब यहां स्ट्राइक करने वाला होगा, सॉरी स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, यहां तक पहुंचने वाला होगा तो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी 0 चाहिए। तो अलोंग द वर्टिकल, एक बात याद रखना, मैं वापस बोल देता हूं, आप जब नेट एनालाइज करते हैं तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेकर मिलाना पड़ेगा। बाकी जब आप कंपोनेंट डील कर रहे हैं तो जिस कंपोनेंट का डिस्कशन हो रहा है उसी के लिए आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे कि सर आप इधर और इधर क्यों नहीं जा रहे, आप वर्टिकल वेलोसिटी 0 करके आंसर निकाल रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट वहां आएगा जहां नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट डिस्कस करने के लिए मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। अभी देखना अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो पहले vy इक्वल्स टू uy, तो u प्लस 80, u ऊपर कितना है 10√3 माइनस ऑफ 10t, देन द टाइम इज √3। उधर अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? वेरी गुड, तब तो ये सही है। तो t कितना आ रहा है? √3 सेकंड, आधा टाइम लग रहा है। और आपको पता भी है कि ये हाइट कितनी है, क्या h मैक्स के बराबर है? तो हम h मैक्स निकाल चुके हैं, h मैक्स 15 मीटर्स, यही आया था। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां तक का 10 इंटू √3, क्या कहते हो? 10 इंटू √3 बिकॉज वी कैन राइट इट एज u cos थीटा इंटू t। समझ गए? तो अब मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी में ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखना आप एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले x का एवरेज फिर y डायरेक्शन का एवरेज लेकर उनका वेक्टर सम करके नेट निकाल सकते हो। क्योंकि नेट पूछा जा रहा है तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखना ही पड़ेगा। तो मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट ही मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। तो ये कितना है u cos थीटा 10√3 और ये 15। तो हमारे पास डेल्टा r वेक्टर का मॉड, याद रखना एक्चुअल में ये ऐसे है u वेक्टर t प्लस हाफ g वेक्टर, फिर मैंने एक वर्टिकल ले लिया एक हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो हमने इस वैल्यू को निकालने के लिए दो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। बात समझ रहे हो क्या? देन व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 25। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्या 25 से कट करके? 5 वेरी गुड वेरी गुड, ये डिस्प्लेसमेंट आया है 5√21 एंड यू हैव टू एस्टिमेट द एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखना अभी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, समझ रहे हो? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड 5√21 एंड टाइम √3। तो योर आंसर इज 5√7 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आई बात? आप
चाहो तो पहले एवरेज वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल अलग निकाल लो, वर्टिकल अलग निकाल लो, तो नेट आप निकाल सकते हैं। अलग अलग मतलब मेरा कहने का मतलब है या तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल के नेट आ गया, या आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की एवरेज वेलोसिटी अलग अलग निकाल के भी क्या कर सकते थे, वेक्टर सम कर सकते थे। u प्लस वी बाई टू भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर देखो अगर कोई u प्लस वी बाई टू लगाएगा तो u भी वेक्टर में है, तो ये 1D तो नहीं है 1D जैसा, तो और 1D कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला तो नहीं है, मतलब 2D है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो आपका v ऐसे है और u ऐसे है, तो फिर दोनों का वेक्टर एडिशन करके आप हाफ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। इसकी डायरेक्शन ये होगी कि डायरेक्शन बताने के लिए या तो आप मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप दे दो, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये एंगल भी निकाल सकता हूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा 10√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप अपॉन टाइम कर देंगे, तो वो जो आई और जे का कंपोनेंट आएगा ना उसमें आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी तक के लिए मैं बोलूंगा इट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू दी, तो अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए कि ये एंगल फाई कितना है, तो योर tan फाई इज 15/10√3, समझ गए क्या? तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर ये एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज tan फाई इक्वल्स टू 15/10√3। ओके, देखो इसी प्रोजेक्टाइल में लिखो, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन, find out the time after projection when particle is moving in the direction perpendicular to its initial velocity, perpendicular to its initial velocity. Okay, find out the time after which, अच्छा तो मूविंग शब्द किसके लिए यूज होता है, पार्टिकल के लिए तो होएगा ही, और किसके लिए होगा, वेलोसिटी के लिए बोलते हैं ना हम। मूविंग किधर मूव कर रहा है, मैंने कितनी बार कहा है पाथ ट्रेवलिंग किसकी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन कह रहा है इधर मूव कर रहा है, यानी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन बताना चाह रहा है। क्लियर है? अब इधर सुनो, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर ना, ओके। तो आपका वेलोसिटी क्या था, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके टेक्निक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी कितनी थी 20 और एंगल 20 मीटर्स पर सेकंड और 60। एक मिनट इधर देखना, ये ऐसे गया तो आपको पता है इसका वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है क्या, 60 से ऐसे जा रहा है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं पता है, इस इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी होगी, हाँ या ना। तो जैसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पहले कंडीशन सोचते हैं, फिजिक्स की इक्वेशंस बाद में आती हैं, पहले क्या हो रहा है उसका अगर आपको ढंग से पता है तो इक्वेशन कैसे हैंडल करेगा वो बाद की बात होती है। तो मुझे ये चाहिए कि एक ऐसा टाइम जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्या यही मोमेंट मुझे चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, मतलब सबका एक ही है लेकिन लैंग्वेज अलग होगी। अब ध्यान से सुनना, एक तरीका ये कि पहले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी निकाली जाए। क्या निकाली जाए, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि 90 डिग्री होने के लिए ये 60 डिग्री ऊपर है, तो इस वेलोसिटी को 30 डिग्री नीचे होना चाहिए, बोलो। तो मेथड 1, क्या ये नेट वेलोसिटी है,
तो नेट वेलोसिटी की बात करने के लिए दोनों कंपोनेंट पहले लेके आना पड़ेगा। वो बात अलग है कि आपको मालूम नहीं है कि ये टाइम कितना है। अरे यस और नो, समझ आई बात? तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसकी नेट वेलोसिटी निकाल कर उसको हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर 30 डिग्री पे बना दूं, तो वो पहला वाला हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है? 60। ये हॉरिजॉन्टल से 30 नीचे, कितना एंगल दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो याद रखना ये डिस्कशन हो रहा है नेट से। किससे? नेट से। कंफर्म? और अगर नेट वेलोसिटी से आप डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको नेट एनालाइज करने के लिए दोनों कंपोनेंट डिस्कस करने पड़ेंगे, हाँ या ना? ओके, तो ऐसा करते हैं, हम इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। तो अभी मैं मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूं, फिर सेकंड मेथड पे जाएंगे। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है कितनी? 10√3। और ऊपर 10√3 है कि 10? और ऊपर 10√3 मीटर पर सेकंड। एक मिनट इधर देखो, तो क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी कितनी है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज अनएक्सिलेटेड, लेकिन यहां से डायरेक्ट डिसीजन हम नहीं ले रहे हैं। हाँ 10 है, वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा? नेट वेलोसिटी इधर है ना, अब दूसरा कंपोनेंट भी चाहिए मुझे। तो क्या आपको टाइम पता है या टाइम ही निकालना है? तो पहले टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो अभी सिर्फ वर्टिकल बात हो रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ गया है। तो अब वर्टिकल और डिस्कस करेंगे तो नेट वेलोसिटी डिस्कस हो जाएगी। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी 10√3 ऊपर की तरफ माइनस ऑफ GT। समझ रहे हो? अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। किस बात का ध्यान रखना है? कि ये जो वेलोसिटी है ऊपर नहीं होगी, ये वेलोसिटी नीचे होनी चाहिए। समझ गए क्या? तो अगर ये वेलोसिटी नीचे होनी चाहिए तो इसको मैं लिखूंगा डाउनवर्ड बना के, एंड आई विल राइट इट एज GT माइनस 10√3। बोलो, तो एक ये तरीका हो गया, GT माइनस 10√3। तो क्या करें? मुझे पता है ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, तो 1030 वुड बी GT माइनस 10√3 अपॉन 10। तो ये 1/√3 है, तो 10/√3 मतलब ये 10 इधर आ गया, इक्वल्स टू 10t माइनस 10√3। तो यहां से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, √3 प्लस 1/√3। द आंसर इज 4/√3 सेकंड के बाद ऐसा होगा। समझ आई बात? इसको नोट कर लीजिए। इसलिए क्या है, क्योंकि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो मेरा थीटा नीचे आ ही नहीं सकता, थीटा ऊपर बने। नहीं तो हमें पता, क्योंकि अब टाइम क्योंकि हमें दिया नहीं है ना, तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो नीचे वाला है या ऊपर वाला। अभी अगर मैं प्लस मान के 1030 कर दूंगा तो वो कोई और टाइम दे देगा, इसलिए हमने माइनस करके इसको नीचे रखा है। तो ये बात ध्यान रख लोगे सभी, ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप टाइम सही रखेंगे तो वो किसका? हाँ वर्टिकल का। नहीं, कहां से फाइनल? मैंने कब कहा कि टॉप है? फाइनल शब्द यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? इसके लिए कि जिस टाइम पर हमसे एनालाइज कर रहे हैं। भाई जिस दो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, आप तो मत बोलो फाइनल, आप तो बोलो इनिशियल और ये वाले पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं। हाँ वर्टिकल 0 हो जाएगा। हाँ तो वो एडिशनल टाइम आएगा, आ तो जाएगा टाइम वहां से, लेकिन वो एडिशनल टाइम आएगा। बात समझ गए? कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करो फिर क्या दिक्कत है?
अभी एक मेथड बताएंगे, यहाँ इतने स्टेप भी नहीं लिखने पड़ेंगे। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट जाएगा। पता है कैसे? ये जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की, तो आपके पास एक मेथड है कि आप ट्रेजेक्ट्री का पाथ लेंथ निकालो, और उसको निकालने का तरीका है, पहले आप एट एनी टाइम टी पर उसकी स्पीड लिखो। वो कितनी है मैं बताता हूं। एट एनी टाइम टी पर उसकी स्पीड है 10 इधर, और नीचे कितनी है 10√3 माइनस जीटी। आपको पता है स्पीड इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है? डिस्टेंस। यस और नो? तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक आपके पास रूट के अंदर क्वाड्रेटिक जैसी इक्वेशन मिल जाएगी आपको, फिर उसको आप लगाएंगे dt, और उसको इंटीग्रेट करने के लिए सारे इंटीग्रेशन के मेथड्स। बात समझ गए? लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी अपनी जगह पर है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। समझ आई बात? वेलोसिटी इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट आता है, और स्पीड इंटीग्रेट करने पे, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया सबका। अब देखो इसका सेकंड मेथड, उसको मैं कैसे सोचूंगा। देखो मुझे पता है कि इसकी नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो आप ये बता सकते हो कि इस नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट, याद रखना अब इसकी इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सोच लो आराम से भाई, नेट वेलोसिटी ऐसे है ना, ये बात अच्छी तरह सीख लेना कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट अपने परपेंडिकुलर में 0 होता है। तो मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं अगर वेलोसिटी आप कहते हो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका अपना कंपोनेंट अपने परपेंडिकुलर क्या होगा? 0 होगा। तो अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होने का मतलब ये डायरेक्शन कौन सी हुई? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, हाँ या ना? तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ कंपोनेंट ऑफ द नेट वेलोसिटी विच इज अलोंग द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। क्या कहते हो? तो क्या मुझे इसका पता है कि फाइनल वेलोसिटी, अब देखो मैं फाइनल बोलने का मतलब अंत नहीं होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम बात करें, एक को इनिशियल बोल रहे हैं, एक को फाइनल, समझ गए? तो यहां पर नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में 0 आना चाहिए, है ना? तो हम एक कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड में मैं क्या करूंगा, ये पार्टिकल लिया, इसको उड़ाया, तो मुझे पता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो उधर जो वेलोसिटी है क्या वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है? लेकिन दिस डायरेक्शन इज, बिकॉज आपको पता है ये एंगल कितना है 60, तो ये भी 60 है, तो ये कितना 30, तो इसका एक्सेलेरेशन है g, और इस डायरेक्शन में g cos 30। तो आप जिस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं g cos 30, आप जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो ये है, और ये कंपोनेंट g cos 30 एक्सेलरेशन पीछे की तरफ रख रहा है, सही बात है, और कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट जहां भी 0 होगा, भाई आप नेट किससे निकालते हो? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर से। तो अगर ये कंपोनेंट 0 आ जाए तो नेट वैल्यू इधर होगी, हाँ या ना? तो मुझे ये वाला जो पॉइंट है उधर मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। आया समझ में? तो एक लाइन लिखो, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 करो, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? फाइनल वेलोसिटी, ये वाला v नहीं है बेटा, अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, कितना आएगा बताइए? दैट इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 20 माइनस g cos 30, g cos 30 इंटू t। देखते हैं आंसर आता है क्या वही।
तो g इंटू √3/2 इक्वल्स इंटू t इक्वल्स टू 20, तो t इक्वल्स टू 4/, ओके हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेथड कोई गलत थोड़ी है। अगर अभी नेट वेक्टर लिखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 कर सकते हैं। अभी लिख देता हूं मैं वो एक्सप्रेशन भी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे एक्सप्रेशन लिख लो और डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। अभी करके बताता हूं मैं कैसे करना है। तो ये दूसरा मेथड समझ में आया, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, इसीलिए तो इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम कि भाई उसकी नेट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका कंपोनेंट अलोंग दी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। आप इस कंपोनेंट को 0 कर रहे हैं, ये यहां से आपके पास ओके। देखो इसको एक और तरीके से कर देता हूं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो। वन मोर मेथड, मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगता है क्योंकि इसमें एक लाइन में आंसर आता है, ये एक्सप्रेशन है ये आंसर, ठीक है। अच्छा मान लो मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर करना है, तो मेरे पास एक टूल्स होता है वेक्टर का कि डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेट में डिस्कशन शुरू किया। तो इनिशियल जो एक्स डायरेक्शन है उसको आई कैप ले लिया, हॉरिजॉन्टल को और वाई को, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल में कितना 10 मीटर्स पर सेकेंड, और वर्टिकल में 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अब देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। पहले मैं आपको बता दूं सारी इक्वेशन आप लिख सकते हो यहां पर कैसे, जैसे आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी dx/dt आई कैप प्लस, तो अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूं तो वो है 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए v इक्वल्स टू u। अब ये जो है ना ये अपने आप ऐड कर लेता है, इसमें हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वेक्टर को आई से आई को आई से मतलब होता है और जे को, तो v वेक्टर u कितना आएगा 10 आई कैप 10√3 जे कैप माइनस ऑफ जी टी जे कैप। क्या कहते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका g है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैंने अपवर्ड प्लस माना है जे कैप, तो नीचे वाला माइनस जे कैप हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी में u प्लस एटी कर दिया आपने, तो ये एक्चुअली माइनस जी जे कैप कहां से आया पता है, बेसिकली यहां से आया प्लस जी माइनस जी जे कैप इंटू टी। तो इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी कितनी हुई 10 आई कैप प्लस 10√3 माइनस जी टी जे कैप। आया क्या समझ में, तो ये मेरे पास वेलोसिटी, एनी डाउट। अब क्या करें, ये u वेक्टर है, u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर के साथ, समझते हो कंडीशन एक ही है, उसको मैथमेटिकली हैंडल करने के तरीके अलग अलग हैं। मुझे सबसे अच्छा तरीका वो लगता है, देखो इसको भी कितने स्टेप ले रहा है ये, इसीलिए तो हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट निकाला है कि मान लो x की बात करनी है तो अननेसेसरी y को हम साथ में क्यों चलाएं, टाइम भी तो वेस्ट होगा उसमें, क्लियर और नॉट। तो ये आपका u डॉट वी 0 करके आप लोग देखें आंसर आ रहा है क्या, मैंने तो करके देखा हुआ है। अभी बात कर लेते हैं, अगर 45 डिग्री से कम पर फेंके ना तो टकराने से पहले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर किसी हवा में ऊपर से फेंके, कहीं ऊपर से फेंके तो पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है, ये कह रहा है कि सर अगर 45 डिग्री पे फेंके तो वो उधर नीचे जाते वक्त 45 पे टकराएगा, तो वो जस्ट लास्ट मोमेंट पर ही 90 डिग्री देगा, और अगर 45 डिग्री से कम हुआ तो ग्राउंड से वो 90 डिग्री होने से पहले ही टकरा चुका होगा। यही बात है। लेकिन अगर हम किसी टावर से किसी एंगल पे फेंक दें तो टावर से फेंकेंगे तो कंडीशन हमारे पास फिजिबल हो सकती है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो, फाइंड आउट the radius of trajectory at the topmost point. Find out the radius of curvature. Find out the radius of curvature at topmost point of trajectory. Find out the radius of curvature at topmost point of trajectory. वैसे हम कहीं भी पूछ सकते हैं अब आपसे, तो याद रखना कहीं भी पूछेंगे तो आपके पास थॉट क्या होगा मालूम है? पहले आपको नेट वेलोसिटी चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के कंपोनेंट से नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालेंगे, तब आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई रो हो जाएगा। तो वी जो होगा वो नेट स्पीड होती है, ध्यान रखना, मतलब स्पीड होती है, कंपोनेंट नहीं होता है। तो क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा है तो इजीली हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, जिसकी वैल्यू आई कितनी? 10, और एक्सीलरेशन g। तो हमारे पास ये एक्सीलरेशन खुद कैसा एक्सीलरेशन है? तो नॉर्मल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाई रो, देन रो इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई an। तो v स्क्वायर कितना है? 10 का होल स्क्वायर, और an तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 मीटर्स। ओके, और किसी जगह पर पूछते हैं तो पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है, फिर वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का एंगल देखकर फिर कंपोनेंट लेना है एक्सीलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तब जाके प्रोसीजर में कोई चेंज, मैथमेटिकल स्टेप्स बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, अगला इसी में एक क्वेश्चन लिख लो। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी? कितना? 15 मीटर। लिखिए। या जनरल बात करते हैं ना, इसी स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, पर ये जनरल डिस्कशन है। लिखो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड, ऐसा करो नया क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। हालांकि ये थ्योरी का पार्ट है, क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। लिखो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal ठीक है। देखो, it is found that this particle is at a height small h, this particle is at a height small h for 2 times, ये सेम क्वेश्चन हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन में कर चुके हैं। at a height small h for 2 times t1 and t2, for 2 times t1 and t2। लिखिए, then find out
then find out the value of T1 plus T2 and T1 into T2. कर लोगे क्या? Then find out the value of T1 plus T2 and T1 into T2. ओके, इधर देखिए, हमारा जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टेड है। सिंपली वो ऐसे जाएगा। आपको भी पता है कि अगर वो दो टाइम पर है किसी हाइट एच पर, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? T1, और यहां से यहां तक T2। तो आपको पता है यू आर गोइंग टू डिस्कस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो इधर हुआ u cos थीटा और इधर, तो सिर्फ वर्टिकल बात कर ले क्योंकि h डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल ही होगा। तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो हुआ फॉर्मूला। आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो इस जगह का डेल्टा y प्लस h और u की वैल्यू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास आएगा gt स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा t प्लस 2h इक्वल टू, तो यही वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई जी किसके इक्वल है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ध्यान रखना है आपको। और T1 इंटू T2 कितना? 2h बाई जी। तो ऐसा क्वेश्चन शीट में भी आया था, वो हमारा 1D मोशन था अंडर ग्रेविटी, ये आपका प्रोजेक्टाइल है। तो T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है, लेकिन याद रखना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, कहीं ऊपर से फेंक देंगे ना तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। इससे मतलब हम T1 T2 आपसे पूछ नहीं रहे, हमने आपसे पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 प्लस T2 एंड T1 इंटू T2, यही पूछा है क्या? एक क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो a particle is projected, a particle is projected from a tower of height h, from a tower of height h
with speed u, ऐसे लिखो with speed 10√2 meters per second, with speed 10√2 meters per second at an angle 45 degree above horizontal, at an angle a particle is projected from the tower of height h, h की जगह लिख लो 125 मीटर कर लो, मैं डेटा दे दे रहा हूं, मतलब समझ गए क्या? मेरी आदत है वैसे जनरली h2h ऐसे चलने की, लिख लो 125 मीटर, बट मुझे लगता है कुछ लोग कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड भी गड़बड़ ना कर दें, तो इसलिए हमें डेटा दे देना चाहिए। तो 125 मीटर एट एन एंगल 10√2, sorry, with velocity 10√2 meter per second at an angle with horizontal above horizontal at an angle 45 degree above horizontal, ठीक है इतना? तो लिखिए then find out time of flight, find out time of flight and speed with which the particle strikes with the ground. Speed with which particle strikes with the ground, ठीक है? और लिखो and show that this speed is independent of angle of projection. This speed is independent of angle of projection. कौन सी स्पीड? जिससे वो ग्राउंड से टकराएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिया है ताकि आप इसी में लिख लो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। हाइट अभी देखते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको फैमिलियर करने के लिए दिया है। कितनी स्पीड है उसकी? 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये यहां पे हमने इसको गिराया, ओके। तो इसका एक्सेलेरेशन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल 10 और इसकी भी 10, ओके। तो जब इसका टकराएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो इसकी हाइट कितनी है? 125 मीटर, टेकिंग अपवर्ड एज। तो यूटी वर्टिकल डायरेक्शन सिर्फ डिस्कस हो रहा है, यूटी डेल्टा वाई इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी। तो डेल्टा वाई कितना? -125 इक्वल्स टू 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। क्या आप पॉजिटिव रूट निकाल लेंगे? कितना आ रहा है? पक्का? t इक्वल टू 5 सेकेंड आता है क्या? देख लो, मुझे ध्यान नहीं है। कितना आ रहा है पॉजिटिव रूट? नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको क्या कहते हैं, रूट रूट में आ रहा हो तो वैसे निकाल देना। अच्छा यहां से टाइम आ जाएगा। अच्छा रेंज चाहिए तो ये होगी रेंज, तो इसकी रेंज आएगी। पहले तो यहां से t का कौन सा रूट? पॉजिटिव रूट लेना है। इसके बाद आपको करना है 10 इंटू टी, ये आ जाएगा रेंज, ओके। अच्छा अब आपको यहां पर स्पीड चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है। हालांकि आप लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुके हो,
तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड है तो mg का वर्क वगैरह कुछ होता है, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं, हम काइनेमेटिक्स से बात करेंगे। तो आपने मतलब मैं इसको प्रूव कैसे कर रहा हूं पता है, एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करके, ताकि क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाए। तो ये h 120 मीटर है, स्पीड कितना एट एन एंगल थीटा, जब ये यहां से यहां स्ट्राइक करेगा, क्या आपको लगता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी टकराते वक्त u cos थीटा ही होगी, बट आपको u sin थीटा चाहिए, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। तो टेकिंग अपवर्ड एज v स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2a डेल्टा y, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस ऑफ 2gh, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बोलो। मैथमेटिकली ये नेगेटिव होना चाहिए नीचे की तरफ, तो मैं इसको डायरेक्शन में दिखा देता हूं। क्या ये v वर्टिकल है? बोलिए। व्हाट इज द नेट वेलोसिटी? तो नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v वर्टिकल का होल स्क्वायर। अरे समझे? कोई इसको v स्क्वायर मत कर देना, इसको वर्टिकल को y लिख दो। ओके, तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा क्या? तो दिस आंसर इज फाइनली u स्क्वायर प्लस 2gh एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एक बार शीट देना जरा। एक्सरसाइज 1 में कहां तक कर चुके हैं हम लोग? देखो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी 68 को छोड़ देना, इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल है। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 40 से लेकर ये हम लोग कहां तक आ चुके हैं? 39 तक आ चुके हैं शायद, 38 तक। तो 39 से आपको 52 तक ट्राई करना है। नहीं, सिर्फ 48 तक करना है। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 ये हम लोग 11 तक आ चुके हैं ना। तो इतना होमवर्क करके रखना है आपको। ओके, मैं आपको 10 दिन बाद मिलूंगा। ओके, देखो कैसे भगा रहे हैं एकदम। अच्छा इधर देखो, एक मिनट सुन लो। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये होमवर्क आपको करके लाना है, ठीक है? एक मिनट सुन लो, और अभी 2-3 दिन 4 दिन के बाद एविएन सर आ जाएंगे, है ना? तब तक
तब तक क्या कहते हैं कि जो क्लासेस आपकी लगेंगी आप उनको बहुत सिंसियरली पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स होंगे जो आपको 12th में काम आएंगे। बात समझे क्या? तो हम लोग मिलते हैं 10 दिन बाद। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर। ओके, थैंक यू।